What's up guys, my name is Ritesh and I welcome you back to Nadkarni Academy once again. काफ़ी टाइम के बाद हमारा ये वीडियो आ रहा है बट टुडे वी गोना बी कवरिंग चैप्टर नंबर 20 विच इज सोशल प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस. ये वाला जो वीडियो है दैट इज़ पार्ट 1 ऑफ दिस एंटायर सीरीज दैट वी गोना बी कवरिंग. नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आप क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं. हम लोग समझेंगे कि इंडिया एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है एंड इस डेमोक्रेसी में किस तरीके से चेंजेस अब हम लोग देख पा रहे हैं एंड वो चेंजेस आने की वजह से क्या क्या सोशल प्रॉब्लम्स हमें डील करने पड़ रहे हैं. सो द फर्स्ट point will be giving us a brief introduction about India democracy. Then we will talk about the challenges in our social structure. किस तरीके से हम लोग कम्युनलिज्म और कास्टिज्म से सफ़र कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. फिर हम देखेंगे कि एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल, एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी हमें किस तरीके से कम्युनलिज्म के साथ डील करना चाहिए. राइट, व्हाट इज़ द आइडियल वे ऑफ डीलिंग विद कम्युनलिज्म. फिर हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रोविजंस क्रिएट किए हैं जिसके थ्रू हम लोग ये जो डिफरेंसेस हैं इसको इरेडिकेट कर सके. एंड लास्टली हम लोग फोकस करेंगे ऑन अ फ्यू सेट ऑफ स्पेशल प्रोविजंस जो खास तौर पे माइनॉरिटीज़ के लिए बनाए गए हैं. राइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद इट. नाउ जब हम लोग बात करते हैं अबाउट इंडिया एज अ कंट्री, इंडिया हम लोग काफ़ी टाइम तक कॉलोनियल रूल में रहे. ब्रिटिशर्स ने हम पे काफ़ी टाइम तक राज किया. बट उस टाइम पे हमारे कंट्री के अंदर तब भी बहुत ज़्यादा रिलीजन्स थे, रीजन्स थे, लैंग्वेजेस थी, कास्ट थे. आज भी उतनी ही ज़्यादा है. बट उस वक्त जब हमारे ऊपर कोई एक कॉमन इंसान रूल कर रहा था तो हम लोग सब साथ में आए. हम लोगों ने कलेक्टिव फोर्स बनाया जिसमें हम लोग हारमनी, यूनिटी, टॉलरेंस, इन सारे प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हुए एक साथ हमने एक यूनिक आइडेंटिटी अपनी क्रिएट की थी. राइट, एंड दैट इज़ हाउ वी वर एबल टू ओवरथ्रो द ब्रिटिशर्स एंड हाउ वी वर एबल टू गेट आर इंडिपेंडेंस. बट अब धीरे धीरे जैसे हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए, आज हम लोग इंडिपेंडेंस से काफ़ी साल आगे आ चुके हैं. बट आज वही सारी चीज़ें जो हमारे लिए हमारा स्ट्रेंथ बनती थी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारे लिए क्रिएट करती थी, वही सारी चीज़ें आज हमारे लिए एक प्रॉब्लम खड़ी होकर रह गई है. जो हमारे डिफरेंट रीजन्स थे उन डिफरेंट रीजन्स में रीजनल वायलेंस होना शुरू हो गया. जो हमारे अलग अलग कास्ट थे जिसके बीच में यूनिटी थी, आज वहाँ पे कास्ट बेस्ड वायलेंस होना शुरू हो गया है. जो हमारे अलग अलग लैंग्वेजेस थे, कम्युनिटीज़ थे जिनके बीच में टॉलरेंस था, एक दूसरे के साथ वो लोग एडजस्ट करते थे, अब वो एडजस्टमेंट लेवल, वो सहनशीलता लोगों की कम हो गई है. वी आर डीलिंग विद लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. सब लोग बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए, सब लोगों की ईगो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया. अब ये सारे चीज़ों के चलते जैसे जैसे इंसान का प्रोग्रेस हुआ है, खासतौर पे इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो हमारे सोसाइटी के अंदर, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर सोशल गुडविल नहीं रही, सेक्युलरिज्म नहीं रहा. हम लोग डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ से हट के आज खुद के हित के बारे में ही सोचना शुरू कर दिए. वी आर नॉट लिविंग टुगेदर फॉर ऑल अंडर वन कंट्री और वन इंडिया. वी ऑल आर ओनली कंसर्न अबाउट हमारा क्या. नेशनल इंटेग्रिटी जैसा कुछ रहा ही नहीं है हमारे कंट्री में. राइट, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस हम लोग देखते हैं कि हमारे इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए एंड ये चेंजेस हमारे लिए चैलेंजेस बन जाते हैं. अब इस चैप्टर में हम लोग मेजरली 2 चैलेंजेस के ऊपर फोकस करने वाले हैं. तीसरा भी एक चैलेंज है जो टेररिज्म का है, बट वो इंट्रोडक्टरी पोर्शन में आपके टेक्स्ट बुक में कवर नहीं किया. राइट, सो प्रिडोमिनेंटली अगर हम लोग पेज वाइज या टेक्स्ट बुक में जिस तरीके से चीज़ें दी है उस हिसाब से अगर पढ़ें तो इंडिया में 2 मेजर चैलेंजेस है जिसके बारे में हमें डिटेल में स्टडी करना है. द फर्स्ट चैलेंज इज़ कम्युनलिज्म एंड द सेकेंड इज़ कास्टिज्म. अब कम्युनलिज्म की डेफिनेशन आपको टेक्स्ट बुक में दी हुई है बट कास्टिज्म की डेफिनेशन एज सच आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दी. तो ये जो मैंने डेफिनेशन आपके सामने स्क्रीन पे रखी हुई है वो आप लिख सकते हो, बट मैं आपके सिर्फ नोटिस में लाना चाहता था कि ये चीज़ आपके टेक्स्ट बुक में क्लियरली नहीं दी हुई है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दिस इज. जब हम कम्युनलिज्म की बात करते हैं, इट सेज पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल हु बिलोंग टू अ पर्टिकुलर रिलीजन या सेक्ट. कुछ लोग हैं जो एक ग्रुप में अपने आप को बाकी लोगों से ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं. हम सबसे बढ़िया हैं, हम सबसे अच्छे हैं, हम सबसे आगे हैं, बाकी सब लोग हमसे नीचे हैं. वो अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को बाकी लोगों की रिलीजियस आइडेंटिटी से ऊपर मानते हैं. अब जब भी इस तरीके का कोई बिहेवियर किसी इंसान का होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल का होता है, तो वो एक तरीके से कम्युनिटीज़ के बीच में टेंशन क्रिएट करता है, फ्रिक्शन क्रिएट करता है. और ये टेंशन या फ्रिक्शन जब तक बातों में हो तो तब तक ठीक है, तब तक हम उसे एटलीस्ट रिजॉल्व कर सकते हैं. बट कभी कभी क्या होता है, हम लोग बातों से बढ़ के आगे एक्शंस में उस गुस्से को लेके आ जाते हैं. तो हमारे बीच में क्वारल्स होने लगते हैं, राइट्स होने लगते हैं. और जो डिफरेंट रिलीजन आइडेंटिटीज़ के बेसिस पे लोग जो झगड़ते हैं, हिंदू मुस्लिम के बारे में झगड़ते हैं, ये सारे जो झगड़े हैं वो कम्युनलिज्म का एक पार्ट बन जाएगा. राइट, सो द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड योर इज दैट द डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन
और द रिलीजियस आइडेंटिटी दैट यू अफिलिएट विथ, राइट। आपको लगता है दैट आपकी जो रिलीजियस आइडेंटिटी है वो बाकी रिलीजन से ज़्यादा अच्छी है या ज़्यादा सुपीरियर है, और आप बाकी लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हो, तो आप कॉम्युनलिज्म स्प्रेड कर रहे हो। आई होप ये जो लॉजिक है आपको समझ में आ रहा है। वही चीज़ जब हम कास्टिज्म के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे कास्ट जो चीज़ होती है, हमारे कंट्री के अंदर वर्णा सिस्टम वॉज प्रिवलेंट, और वर्णा सिस्टम जो था वो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन बना था, राइट। तो ऑक्यूपेशन के बेसिस पे हम लोगों ने वर्णा सिस्टम बनाया था, जहाँ पे हमारा ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, 4 हमारे बेसिक डिविजन्स थे हमारे सारे, राइट। बट ये सारे जो डिविजन्स थे वो उस टाइम पे ठीक थे। उस टाइम पे हमारी सोसाइटी जो थी वो काफ़ी ऑर्थोडॉक्स थी, वो काफ़ी ट्रेडिशनल थी। आज हम लोग काफ़ी आगे आ चुके हैं। आज हम लोग जो हैं वो अलग अलग प्रोफेशंस, अलग अलग ऑक्यूपेशंस में इन्वॉल्व है, बट फिर भी हमारी जो कास्ट है वो हमसे छूटती नहीं है। आज भी चाहे वो शादी की बात हो या फिर सोसाइटी में इमेज या स्टेटस की बात हो, इन सब जगहों पे लोग कास्ट को अभी भी घसीट के बीच में लाते हैं। तो ये करना क्या चाहते हैं? जो पुराना वर्णा सिस्टम जो एस्टैब्लिश कर चुका है, उन सारे रिडंडेंट और पुरानी बातों को आज भी एग्जिस्टेंस में रखना और अपने कास्ट को किसी और कास्ट से ऊंचा समझना, ये चीज़ कास्टिज्म का पार्ट है। अब जो लोग पुराने टाइम के वजह से, जस्ट बिकॉज वो एक ऐसे फैमिली में पैदा हुए हैं, जस्ट बिकॉज वो ऐसे कास्ट में पैदा हुए हैं जहाँ पे पहले के ज़माने में वो बैकवर्ड माना करते थे, आज उनके साथ वो काबिलियत होने के बावजूद भी पीछे रह जाते हैं, राइट। आज हमारे कंट्री में दलित लोग जो हैं वो इतना प्रोटेस्ट करते हैं कि इतने सारे दलित लोग पढ़े लिखे, वेल रेड, एजुकेटेड इंडिविजुअल्स होने के बावजूद उनको सोसाइटी में उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता, उनको उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा ये वर्णा सिस्टम हमारे दिमाग में अभी तक बैठा हुआ है। इस सिस्टम को हमारे दिमाग से निकाल देना चाहिए। लोगों को अपनी काबिलियत के बेसिस पे हमें जज करना आना चाहिए, जो अब तक हमारे कंट्री में नहीं हो रहा है। और इन सब चीज़ों की वजह से होता क्या है, जो एक वो अपने आप को इन्फीरियर मानने वाली जो कास्ट होती है, वो लोग बाकी लोगों के कंपैरिजन में पीछे रह जाते हैं। तो जो ऑप्रेस्ड कास्ट है, जो छोटी जाति है, उन छोटी जातियों को, वो बेचारे लोगों को सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस महसूस करना पड़ता है, बिकॉज कुछ लोग अपने कास्ट को ऊंचा दर्जा समझते हैं, ऊंचा दर्जा देते हैं। आई होप ये कॉम्युनलिज्म एंड कास्टिज्म जो है वो समझ में आया। अगर मैं कॉम्युनलिज्म की बात करूँ तो कॉम्युनलिज्म इज़ अगेन डिफरेंट रिलीजन के बीच में कंपैरिजन, जहाँ पे एक अपने आप को सुपीरियर मानता है, दूसरे को इन्फीरियर। एंड जब मैं कास्टिज्म की बात करता हूँ तो एक रिलीजन के अंदर जो अलग अलग सब कास्ट होते हैं, राइट, उस कास्ट में डिफरेंशिएशन करना, उस कास्ट में सुपीरियॉरिटी दिखाना, किसी को ऑप्रेस करना, वो चीज़ कास्टिज्म का पार्ट है। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि ये जो कॉम्युनलिज्म है या कास्टिज्म है, ये सारी चीज़ें जो है वो गलत है। अगर मैं कम्युनलिज्म की बात करूँ तो हमें पता है कि ये चीज़ जो है वो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। आज हम इंडिया को एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री मानते हैं, तो ये सारी चीज़ें, कम्युनिटी, रिलीजन, ये सब तो हमारे लिए मायने रखना ही नहीं चाहिए। तो हमारे कंट्री में क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए या क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। नाउ इफ यू लुक एट द स्टेप्स टू इरेडिकेट कम्युनलिज्म, पहला स्टेप बोला गया है दैट द गवर्नमेंट शुड इम्पोज स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, जिसके बाजू में लिखा हुआ है प्यूनिटिव एक्शन। प्यूनिटिव एक्शन का मीनिंग है कि जो भी इंसान कम्युनलिज्म के आइडिया को प्रमोट करता है उसको पनिशमेंट करना चाहिए, उसको पनिश करना चाहिए। जब एक इंसान को पनिशमेंट मिलेगी तो बाकी लोग जो उन राह पे चलने वाले हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं पीछे हट जाएंगे। दे विल नॉट स्प्रेड कम्युनल इंटॉलरेंस, ठीक है। सेकेंड चीज़ है, जैसे आज आप ये चैप्टर अपने सिलेबस में पढ़ रहे हो तो आपको कम्युनलिज्म के बारे में पता चलेगा और आपको पता चलेगा कि ये चीज़ गलत है, तो आप वो सोच अपनी बदलोगे, आपके आसपास जो वैसी सोच रखने वाले लोग हैं उनको समझाओगे। तो सेम तरीके से हमारे एजुकेशनल सिलेबस के अंदर बच्चों को स्कूल के अंदर सिखाया जाना चाहिए सेक्युलरिज्म के बारे में। उन्हें उनके अंदर एक ऐसी भावना जगानी चाहिए कि सारे रिलीजन्स एक जैसे हैं, सारे रिलीजन्स इक्वल हैं। वी शुड बिलीव इन द आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी एंड इक्वल जस्टिस फॉर एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री, राइट। थर्ड पॉइंट बोला गया है कि काफ़ी ज़्यादा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है ना, वो अपने एजेंडा को सही करने के लिए, स्थित करने के लिए कुछ माइनॉरिटीज़ या कुछ रिलीजन या फिर कुछ रिलीजियस एफिलिएशंस के साथ अपना एक यू में से रिकग्निशन जोड़ देती है, राइट। कि हम तो इस रिलीजन के लोगों के लिए ही हमने पार्टी बनाई है, या इन रिलीजन के लोग या ये जो माइनॉरिटी वाले लोग हैं उनको सपोर्ट करने के लिए हम लोग जो है हमने हमारी पार्टी बनाई है। बट एक पॉलिटिकल पार्टी जो होता है उसका कंट्रोल एक रीजन के ऊपर होता है, तो वो रीजन में तो सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग तो है नहीं, तो उनको इस तरीके से कोई भी कम्युनल बायस होना ही नहीं चाहिए।
तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो अपना एक रिलीजियस अफिलिएशन बताती है या कम्युनल आइडियाज़ पे चलती है, तो वैसे पार्टीज़ को एग्जिस्टेंस में ही नहीं रखना चाहिए, उनका रिकग्निशन जो है वो देना ही नहीं चाहिए उनको, राइट। ये पॉइंट यहाँ लिखा ज़रूर है, बट हम लोग हमारे आसपास काफ़ी ज़्यादा हमारे समाज में ऐसी चीज़ें देखते हैं जहाँ पे ये पॉइंट एक्चुअली फॉलो नहीं होता। अब हम उस डिबेट में नहीं पढ़ेंगे, बट ये चीज़ आपको पता ज़रूर होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो मास मीडिया मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ज़्यादातर लोगों तक पहुँच सकते हो, राइट। तो वैसे मास मीडिया के ऊपर सेक्युलरिज्म वाले आइडियाज़ जो है उसे प्रमोट करना चाहिए। हमें एकता और यूनिटी वाले जो भाव हैं वो सारे भाव लोगों तक पहुँचाने चाहिए, ताकि लोगों का जो मार्गदर्शन है, लोगों का जो सोच है वो बदल सके। अब ये कैसे हो सकता है? टीवी, रेडियो या मूवी, सिनेमा के थ्रू हम लोग सेक्युलर आइडियाज़ को अगर प्रमोट करेंगे तो लोगों के दिल और दिमाग में वो सेक्युलरिज्म भी फैलेगा। तो हमें मास मीडिया के थ्रू भी ये आइडियाज़ को प्रमोट करना चाहिए। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे कंट्री में बहुत सारे लोग जो है वो पॉलिटिकल लीडर्स और रिलीजियस लीडर्स को फॉलो करते हैं, उनकी बात मानते हैं, उनकी आइडियोलॉजीज़ को अपनाते हैं। तो अगर ये लोग साथ में मिलेंगे और बोलेंगे कि हमें एकता में रहना है, हमें यूनिटी दिखानी है, हमें कम्युनलिज्म नहीं स्प्रेड करना, तो उनके वजह से भी तो लोग उनकी बात मानेंगे। दे आर रोल मॉडल्स, दे आर फेमस पर्सनैलिटीज़ जिनकी बात और जिनके आइडियोलॉजी ज़्यादा लोग समझते हैं, उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। तो जब ये रिलीजियस लीडर्स एंड पॉलिटिकल लीडर्स अपने एंड से रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में बात करेंगे, सेकुलरिज्म के बारे में बात करेंगे, तो बहुत से लोग इनकी बातें समझेंगे और उन चीज़ों को फॉलो करेंगे, राइट। अब लास्टली हमारा रोल तो कभी छोड़ ही नहीं सकते। बाकी सारे लोगों से हम लोग सिर्फ एक्सपेक्ट नहीं करना है, हमें ये नहीं सोचना है कि गवर्नमेंट कुछ करते नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज़ कुछ करते नहीं है, रिलीजियस लीडर्स कुछ करते नहीं है। हमें भी अपने आप इस कॉन्सेप्ट को, सेकुलरिज्म को, कम्युनलिज्म को हटाना है, सेकुलरिज्म को एक्सेप्ट करना है। जब तक हम अपने एंड से उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक ये प्रॉब्लम हमारे कंट्री से, हमारे इकोनॉमी से हटेगा नहीं। सो पब्लिक पार्टिसिपेशन टू प्रमोट नेशनल इंटरेस्ट, राइट, नेशनल इंटेग्रिटी, नेशनल प्राइड, ये सब हमें अपने एंड से भी कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो करना चाहिए। आई होप ये सारे जो 6 पॉइंट्स है आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि गवर्नमेंट ने क्या कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमारे अंदर क्या बनाए हुए हैं, ताकि जो लोग ऑप्रेस्ड है, जो लोग माइनॉरिटीज़ है, जो वीक या बैकवर्ड क्लासेज है, उनको क्या क्या बेनिफिट मिलना चाहिए। अब प्लीज़ एक चीज़ ध्यान में रखिए, आपके टेक्स्ट बुक में कुछ प्रोविजंस स्पेशल प्रोविजंस है और कुछ पॉइंट्स जनरल पॉइंट्स है। तो ये सारे जो पॉइंट्स आपको देख रहे हैं वो सारे जनरल पॉइंट्स है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या चीज़ें दी हुई है, क्या क्या चीज़ें बना के रखी है, जिसके थ्रू इन लोगों को कुछ फ़ायदा मिल सके। अब पहला पॉइंट बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स इक्वल जस्टिस टू ऑल। अब कॉन्स्टिट्यूशन के नज़र में हर एक सिटीज़न ऑफ इंडिया एक बराबर है। हम लोग उसकी जाति, उसका जेंडर, उसका इकोनॉमिक स्टेटस, ये सब हम लोग कुछ भी नहीं समझते। अगर आप भारत के एक सिटीज़न हो तो आपको एक भारत के सिटीज़न की तरह इक्वल देखा जाएगा, राइट। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है दैट वी आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, जहाँ पे हर एक इंसान सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली इक्वल ही माना जाएगा। आई होप ये पॉइंट समझ में आता है। सेकेंड चीज़ हमारा ये है दैट ये इक्वल अपॉर्चुनिटी या ये जो स्टेटस वाली जो बात है जहाँ पे सबको इक्वल माना जाएगा, ये हर इंसान का एक फंडामेंटल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन हर सिटीज़न को ये फंडामेंटल राइट देता है कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाहे आपका जो कास्ट हो, रिलीजन हो, आप जो लैंग्वेज से बात करते हो, आप मेल हो, फीमेल हो, जो भी हो, रिगार्डलेस ऑफ योर सुपरफिशियल या फिर आपके जो सेकेंडरी एफिलिएशंस होते हैं या फिर सेकेंडरी चीज़ों में जिस तरीके से आप कैटेगराइज होते हो, प्राइमरीली आप सब इंडियन हो ना, तो एज एन इंडियन आपको फंडामेंटल राइट मिलेगा कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। फिर आपका जेंडर, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज सब सेकेंडरी हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद वाला पॉइंट अगर हम लोग देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि हर एक इंसान को एक राइट टू रिलीजन मिलता है और हर इंसान को अपना रिलीजन फॉलो करने का फ्रीडम है। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री, हम लोग किसी एक रिलीजन को इंपॉर्टेंस दे के सिर्फ उसको प्रमोट नहीं करते। हर एक इंसान जो अपने रिलीजियस आइडेंटिटी को रखना चाहता है उसे वो रखने की जिम्मेदारी है, उसे उस रखने की लिबर्टी दी गई है, राइट। अब उसके बाद वाला जो पॉइंट है ना वो थोड़ा क्रूशियल और वो इम्पॉर्टेंट है, वो थोड़ा आपको समझना है। अब नॉर्मली जो भी इंसान किसी और रिलीजन का होता है जिसके ऊपर कम्युनल इंटॉलरेंस का ऑपरेशन होता है, राइट, जो अपने आप को विक्टिम महसूस करता है, यार कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, अगर कोई मेजॉरिटी वाला इंसान माइनॉरिटी के ऊपर इम्पोज करता है, उसके ऊपर अपनी आइडेंटिटी, अपने आइडियाज़ थोपने की कोशिश करता है,
तो हमारा जो गवर्नमेंट है, स्टेट जो है, वो उस मेजॉरिटी वाले इंसान के फंडामेंटल राइट्स पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस रख सकता है। और ये रिस्ट्रिक्शंस क्यों रखे गए हैं? क्योंकि वो मेजॉरिटी वाला इंसान एक बेचारे माइनॉरिटी या बैकवर्ड वाले इंसान के साथ कुछ बुरा कर रहा है। तो अगर गवर्नमेंट चाहे, अगर स्टेट चाहे, तो उस मेजॉरिटी वाले इंसान के जो फंडामेंटल राइट्स है उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, ओनली टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम लोग मेजॉरिटी में अगर कोई इंसान है तो हम उसके साथ बुरा करना चाहते हैं। बिकॉज वो मेजॉरिटी वाला माइनॉरिटी के साथ बुरा कर रहा है, इस वजह से हम मेजॉरिटी वाले के जो राइट है उसको हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है, ये जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्प हम लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ना गाइज, ये सब इसलिए है क्योंकि हम बेस्ड है, हमारा जो कंट्री है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी, जस्टिस एंड इक्वल स्टेटस पे बेस्ड है। अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस नहीं क्रिएट किए तो फिर लोगों तक पता कैसे चलेगा, लोग विश्वास कैसे करेंगे कि गवर्नमेंट चाहता है हर एक को इक्वल देखना, राइट? और लास्टली, जब भी गवर्नमेंट कोई भी एक्शन लेती है, कोई प्लान या पॉलिसी बनाती है, उन प्लान या पॉलिसी में भी इन बैकवर्ड क्लासेस को स्पेसिफिकली बेनिफिशियरी में रखा जाता है कि हम लोग चाहे कोई भी प्लान बनाए, कोई भी स्कीम बनाए, तो उस स्कीम में खास तौर पे एक रिजर्वेशन मिलना चाहिए ऐसे माइनॉरिटीज़ लोगों को, ताकि उनको भी एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले, राइट? चाहे वो जॉब्स में हो, चाहे वो वेलफेयर स्कीम्स में हो, चाहे वो कहीं ना कहीं अगर हम देखें हमारे पार्लियामेंट में भी क्यों ना हो, हर जगह पे हम लोग एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए रिजर्वेशन वाला सिस्टम जो है वो यहाँ पे रखते हैं, ताकि इन बैकवर्ड क्लासेस को भी अपने आप को डेवलप करने का एक मौका मिले, राइट? आई होप ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस आपको समझ में आ रहे हैं। द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी गोना बी डिस्कसिंग अबाउट इज स्पेशल प्रोविजंस फॉर माइनॉरिटीज़। हमने इसके पहले वाले स्लाइड में जो देखा था वो सारे थे कॉमन पॉइंट्स। अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले कुछ स्पेशल पॉइंट्स जो खास तौर पे सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए है। अब माइनॉरिटी होता क्या है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। अब माइनॉरिटी का डेफिनेशन बताया गया है एज अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर्मिंग लेस देन हाफ ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन अ रीजन और अ कंट्री। ये लास्ट वाला पार्ट ज़रूरी है, राइट? इन अ रीजन और अ कंट्री। अब सिंपल से मैं बात करूँ, आज अगर मैं बात करता हूँ दैट तमिलनाडु में कितने लोग सिख रिलीजन या पंजाबीज़ हैं, तो आपको ये काफ़ी कम होंगे, इतने ज़्यादा तो होंगे नहीं। तो इसका मीनिंग ये है कि तमिलनाडु वाले स्टेट में पंजाबीज जो हैं वो माइनॉरिटी में आते हैं, राइट? तो तमिलनाडु एक रीजन है, उस रीजन में एक पर्टिकुलर हमारा जो कास्ट है, एक पर्टिकुलर जो हमारा रिलीजन है, वो एक पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी में आता है। बट वही चीज़ अगर मैं इंडिया लेवल पे देखूँ तो इंडिया लेवल पे तो वो माइनॉरिटी में नहीं है। काफ़ी ज़्यादा नॉर्दर्न स्टेट्स में हर कोई सिख है, हर कोई पंजाबी है, राइट? सो व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ माइनॉरिटी डिपेंड करता है कि आप कौन से रीजन को कंसिडर कर रहे हो। अगर आप किसी एक स्टेट को कंसिडर करते हो तो उस स्टेट के हिसाब से माइनॉरिटी मेजॉरिटी अलग हो सकता है, और जब उसी चीज़ को कंट्री लेवल पे देखते हो तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी अलग हो सकता है, राइट? तो माइनॉरिटी क्या है वो डिपेंड करता है आप कौन से नज़रिए से देख रहे हो। आप एक स्टेट लेवल पे देख रहे हो या आप एक नेशनल लेवल पे देख रहे हो, तो दोनों ही चीज़ें सेम हो सकती है बट सेम होना ज़रूरी नहीं है। आई होप मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया उससे भी आपको जो है वो पॉइंट समझ में आ चुका होगा। नाउ देखते हैं कि ये माइनॉरिटीज़ के लिए खास तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से प्रोविजंस बनाए गए हैं। जैसे पहली चीज़ बोली गई है कि एक नेशनल माइनॉरिटी कमीशन सेटअप किया गया था। अब कोई भी कमीशन सेटअप किया जाता है किसी एक पर्पज़ से। अगर हम लोग यहाँ पे इस पर्पज़ की बात करें तो माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को, उनके वेलफेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बॉडी होनी चाहिए, एक अलग में से फ्रेमवर्क होना चाहिए जो स्पेसिफिकली उनके हित में काम करेगा। तो हमारे कंट्री के अंदर नेशनल माइनॉरिटी कमीशन बनाया गया जो स्पेसिफिकली माइनॉरिटीज़ के वेलफेयर और उनके रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है, प्रॉब्लम्स है, उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। सेकेंडली बोला गया है राइट टू रिलीजन। अब राइट टू रिलीजन का सिंपल फंडा ये है दैट जो भी इंसान माइनॉरिटी का है उसको ये हक मिलना चाहिए कि वो अपने बच्चों को भी वही रिलीजन दे, और अगर किसी को विलिंगली उस रिलीजन का पार्ट बनना है तो वो बन सके। फोर्सफुल कन्वर्जन अलाउड नहीं है। आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि आओ और मेरा रिलीजन अपनाओ, वो अलाउड नहीं है। बट अगर आप अपने बच्चे को जो है वो देना चाहते हो, वो रिलीजन समझाना चाहते हो, पढ़ाना चाहते हो, उस रिलीजन के बारे में कोई चीज़ समझाना चाहते हो, राइट, तो वो चीज़ आपको करना डेफिनेटली अलाउड है, ठीक है? बट आप फोर्सफुली किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते, राइट? थर्ड पॉइंट अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ है रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैव अ राइट टू अक्वायर एंड मेंटेन प्रॉपर्टी फॉर रिलीजियस एक्टिविटीज़। आज ये रिलीजन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देना है तो वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक जगह तो चाहिए जहाँ पे आप लोगों को इकट्ठा कर सको।
राइट। जैसे गुरुद्वारा होता है, मदरसा होता है, जैन शाला होती है, ये सारे जगहें हैं क्या? ये रिलीजियस कम्युनिटीज़ द्वारा बनाई गई कुछ ऐसी एरियाज़ है जहाँ पे रिलीजियस स्क्रिप्चर, उनके कल्चर, उनके प्रैक्टिसेस के बारे में लोगों को बताया जाता है। अब ये प्रैक्टिसेस को बताने के साथ साथ उस रिलीजन को, उस कल्चर को प्रिजर्व करने की कोशिश की जाती है, ना कि लोगों के अंदर हेट्रेड क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। हमारा मेन मुद्दा इन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, इन जगहों के थ्रू यही है कि हम उस रिलीजन को ज़्यादा समझाएं लोगों तक, ज़्यादा लोगों में उसके बारे में जागरूकता पैदा करें, अवेयरनेस पैदा करें, राइट। अब फोर्थ पॉइंट अगर आप देखोगे, राइट टू प्रिजर्व स्क्रिप्ट एंड कल्चर थ्रू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर प्रोटेक्शन एंड ग्रोथ ऑफ देयर कल्चर। अब अगर कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन है, उस रिलीजन के हिसाब से अगर आपको कोई एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाना है तो आपको वो चलाना अलाउड है, क्योंकि अगर आप अपनी स्क्रिप्ट को, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो उसको आगे ले जाने के लिए एक सर्टन पॉपुलेशन को वो चीज़ समझाना ज़रूरी है। जैसे आज अगर कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण का बेटा भी अगर ब्राह्मण बनना चाहता है तो उनके लिए अलग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, राइट। वो उन इंस्टीट्यूशंस के अंदर वो लोग सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, वो सिर्फ हमारे जितने भी वेदास हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। सो अब लॉजिक ये है कि अगर हमें हमारा कल्चर आगे लेके जाना है तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस को अलाउ करना चाहिए कि वो उनके रिलीजियस स्क्रिप्ट और उनके कल्चर को आगे पढ़ा सके लोगों को, राइट। उसको इलीगल नहीं बनाना चाहिए। लेकिन फिफ्थ पॉइंट जो है वो इस वाले पॉइंट का एक एक्सेप्शन है। अगर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस पढ़ा रहा है, जहाँ पे किसी रिलीजन के थ्रू, रिलीजन के बारे में ही पढ़ाया जाता है, तो आप वो पढ़ा सकते हो, बट उसका खर्चा गवर्नमेंट नहीं देगी। अगर आप अगर एक मंदिर चलाते हो, उस मंदिर से पैसे आते हैं, उन डोनेशंस के थ्रू वो स्कूल रन कर रहे हो, आप रन करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट के पास से कोई भी ग्रांट ले रहे हो, गवर्नमेंट से कोई भी फाइनेंशियल एड ले रहे हो, तो आपको किसी एक रिलीजन को फेवर करना अलाउड नहीं है। सेकेंडली, अगर आपके उस गवर्नमेंट एडेड स्कूल में कोई बंदा आना चाहता है, गवर्नमेंट ग्रांटेड स्कूल में कोई बच्चा आना चाहता है, तो उसको एडमिशन देना ही पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ हिज मेरिट। अगर वो एलिजिबल है एक पर्टिकुलर ग्रेड में एडमिशन लेने के लिए तो उसको एडमिशन देना ही पड़ेगा। फिर उसमें उसका कास्ट, उसका जेंडर, उसका रिलीजन, उसकी कम्युनिटी, उसका लैंग्वेज नहीं देखा जाना चाहिए, राइट। क्योंकि हर एक बच्चे को एजुकेशन प्राप्त करने की पूरी फ्रीडम है, पूरा राइट है। उसका राइट टू एजुकेशन हैज़ बिन ग्रांटेड टू ईच एंड एवरी सिटीजन, राइट। तो अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव कर रहा है तो वो किसी एक रिलीजियस टीचिंग को फोकस नहीं कर सकता, ना ही वो किसी बच्चे को एडमिशन डिनाई कर सकता है। ये सारे प्रोविजंस जो है वो माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली बनाए गए हैं, ठीक है। आई होप आपको ये जो सारे पॉइंट्स है वो समझ में आए हों। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इतना कवर करेंगे, आगे के जो पोर्शंस है वो मैं जल्दी ही दूसरा वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह सब कर दो। नीचे कमेंट ज़रूर करना कैसा लगा बहुत टाइम बाद मेरी आवाज़ सुन के, लेक्चर पढ़ के, राइट। और मिलते हैं वापस ऐसे ही किसी वीडियो के अंदर।